हम लोग हिंदी पेडागोजी कंप्लीट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अधिगम और अर्जन में अंतर समझाना पड़ेगा। देखिए, अधिगम का अर्थ होता है, अधिगम का सामान्य अर्थ होता है सीखना। अधिगम का क्या अर्थ है? सीखना। अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का प्रमुख बिंदु है। अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का क्या है? प्रमुख बिंदु है दोस्तों। अधिगम द्वारा व्यवहार में स्थायी या अस्थायी परिवर्तन दृष्टि को गोचर होता है। मतलब अधिगम के द्वारा कोई मनुष्य हैं, उनके व्यवहार में स्थायी और अस्थायी क्या हो जाता है? परिवर्तन आते हैं। ठीक है। भाषा अधिगम व्यक्ति के भाषाई व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जो भाषा अधिगम है वो व्यक्ति के भाषाई व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन लाता है। अब देखिए परिभाषा E.A. पील के अनुसार भाषा अधिगम एक प्रकार का व्यक्ति में परिवर्तन लाता है, उसे वातावरण के क्या करता है? अनुकूल लगता है। ठीक है, उसे वातावरण के अनुकूल लगता है। फिर आगे देखिए, स्किनर के शब्दों में अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य प्रगतिशील व्यवहार को स्वीकार करता है। ठीक है, बस इतना ही बहुत है। आगे देखिए भाषा अधिगम एक प्रक्रिया है जो निश्चित नियमों का अनुसरण करके विभिन्न चरणों में पूर्ण होती है। अधिगम की जो प्रक्रिया है वो प्रेरणा का परिणाम भी कहा जा सकता है। जो आपकी अधिगम की प्रक्रिया है उसको प्रेरणा का परिणाम भी हम कह सकते हैं। ठीक, भाषा अधिगम अनिवार्य रूप से एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। जो यहाँ पर जैसे आपका ऑप्शन दिया है, जैसे कि आपका प्रश्न बनता है, ठीक है, और वहाँ पर लिख देते हैं कि भाषा अधिगम अनिवार्य रूप से एक कैसी प्रक्रिया है? सृजनात्मक है, क्रियात्मक है, ऐसे आप 3-4 ऑप्शन देंगे तो वहाँ पर आपको सृजनात्मक आपको चुनना होगा। ठीक है, और वैसे भी किसी भी ऑप्शन में आपका सृजनात्मक शब्द दिख जाए तो वो ऑप्शन आपका बेस्ट होता है सबसे। ठीक है, तो ऐसे ही आप चूज़ करें। अब आगे देखिए, अधिगम के लिए या व्यवहार परिवर्तन के लिए औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। ठीक है, प्रत्येक बालक जिस भाषा के परिवेश में रहता है वह उसी भाषा को सहज रूप से अनुकरण के द्वारा सीख लेता है। अनुकरण माना कॉपी करके सीख लेता है। अब जैसे कि कोई हम लोग इंडिया के हैं, हमने हिंदी सीख ली, और जैसे कि हम विदेश में अमेरिका में तो हम इंग्लिश सीख लेते और उसमें ही फिर सहज हो जाते हैं। अब हम लोग हिंदी बोलते तो हम हिंदी में सहज हैं कि नहीं, इस प्रकार। ठीक, देखिए भाषा अधिगम से संबंधित कुछ विशिष्ट जो विचार हैं वो देखिए। चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं। जो बच्चे हैं वो भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ क्या होते हैं? पैदा होते हैं। और बाइस्की कहते हैं कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्किनर क्या कह रहे हैं? बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। और प्याजे क्या कह रहे हैं? भाषा अधिगम मूलतः संज्ञानात्मक विकास का ही एक अंग है। अब ये चारों लोग हैं, चारों लोगों की बातों को आपको ध्यान में रख लेना और लिख लेना। ठीक है, ये जो हम बता रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इन चारों बातों को लिख लो। अब देखिए भाषा अधिगम की जो विशेषता है, भाषा अधिगम का अध्ययन करने से इसकी कुछ विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। जो देखिए, मनुष्य में जन्मजात भाषाई क्षमता होती है। ठीक है, बालक भाषा को बोलने और समझने की योग्यता के रूप में ग्रहण करता है। ठीक, आगे देखिए, बालक अनुकरण द्वारा भाषा सीखता है। ठीक है, अब जैसे कि छोटा बच्चा है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, ठीक है, अब उसके मम्मी पापा हैं, ठीक है, मम्मी पापा हैं। अब जब जन्म लेता है तो शब्द भी नहीं बोल पाता। जैसे इनके मम्मी पापा बात करते हैं तो फिर स्टार्ट करता पापा 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 मम्मा ऐसा करके बोलने लगता है। तो वो एक दूसरे से, और जो उनके मम्मी पापा बोलते हैं उनसे सीख सीख कर ही, कॉपी कर करके ही सीखता है। ठीक है, ऐसे करके बस आपको ऐसे ही सीखना होगा, समझना होगा। मैंने आपको बता दिया, बालक अपने परिवेश के वयस्कों से अंतःक्रिया करके भाषा सीखता है। ठीक है, बालक को मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक अवसर प्राप्त होता है। अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचना व कार्य अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। भाषा एक अर्जित क्षमता होती है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति भी है। भाषा अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, भाषा अधिगम जो है वो आपका सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही हो सकता है। भाषा अधिगम की जो कठिनाई है वो देखिए, सीखने वाले का जो परिवेश है वो, ठीक है। अब जैसे कि जॉइंट फैमिली आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जॉइंट फैमिली में क्या है, चाचा चाची, मम्मी पापा, ये सब मतलब बड़ा परिवार में तो ज़्यादा लोग होंगे।
ज़्यादा बड़ी फैमिली होगी तो बच्चे हैं ना, बच्चा वो सबके साथ इंटरेक्ट करेगा। और जहाँ पर मम्मी पापा हैं बस, और वो बच्चा है तो वो बड़ी उन्हीं लोगों से बोलेगा। कभी नाराज़ हो गए तो लोगों से भी नहीं बोलना। तो ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा लोगों से बच्चा बोलेगा तो और अच्छे उसकी भाषा होगी, है ना ये बात। अब देखिए, सीखने वाले का परिवेश, शारीरिक विकलांगता, मानसिक अस्वस्थता, संकोची स्वभाव, भय युक्त वातावरण, आत्मविश्वास का अभाव, शब्दों के संगत अर्थ के ज्ञान का अभाव। ये भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य। भाषा संप्रेषण का परम साधन है। भाषा संप्रेषण का परम साधन है। बालक में जन्मजात भाषाई क्षमता होती है। उसकी इसी जन्मजात क्षमता को सुव्यवस्थित रूप एवं सही दिशा प्रदान करने के लिए शिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त भाषा शिक्षण के कुछ अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य भी हैं। सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य। देखिए, भाषा ज्ञान की बृहद राशि तक पहुँचने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। विज्ञान एवं तकनीकी चाहे जितना विकसित हो जाए, इसका महत्व कभी भी कम होने वाला नहीं है। देखिए, कौशलात्मक उद्देश्य। भाषा के चारों कौशल, सुनना, ठीक है, सुनना सबसे पहले सुनना होता है, फिर बोलो, फिर पढ़ना लिखना, ये सब को प्राप्त करना भी भाषा शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बातें हैं, देखिए। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा कौशलों का स्वाभाविक एक क्रम है। इसमें बदलाव करने पर भाषा अधिगम सीधे तौर पर क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। अब हम किसी की बात सुनेंगे नहीं तो फिर बोल कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले सुनना। आपको एक जैसे कोई मोटिवेशन स्पीकर अच्छा बनना तो पहले बस लोगों को सुनो, फिर बोलो, फिर पढ़ो लिखो, तो पहले सुनना पड़ता है ना। तो ऐसे क्रमवाइज चीज़ें चलती हैं। अब आगे देखिए, रसात्मक उद्देश्य। साहित्य को संचित ज्ञान एवं रस आनंद का स्रोत कहा गया है। विभिन्न साहित्यिक विधाओं के रसास्वादन के लिए तथा साहित्यकार के सूक्ष्म भावों और विचारों की रसानुभूति करने के लिए भाषा शिक्षण आवश्यक है। सृजनात्मकता के प्रकटीकरण का उद्देश्य। देखिए, भाषा शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि सृजनात्मकता। भाषा शिक्षण के द्वारा लेखन की मौलिकता का विकास होता है। विचारों को प्रभावित तरीके से व्यक्त करने की क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। ये हो गया। अब देखिए, भाषा शिक्षण के संबंध में चॉम्स्की और पियाजे के विचार परस्पर विपरीत हैं। ठीक है, अब जो चॉम्स्की हैं और पियाजे हैं उनके परस्पर विपरीत है। अब देखिए, चॉम्स्की बालक में जन्मजात भाषा अधिगम की क्षमता को स्वीकारते हैं, तो पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम संज्ञानात्मक विकास का ही एक परिणाम है। तो पियाजे इस प्रकार कह रहे हैं। अब देखिए, भाषा अधिगम और अध्ययन में अंतर। भाषा अधिगम, जब किसी भाषा को व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा सीखा जाता है तो उसे भाषा अधिगम कहते हैं। इसे निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा हम समझेंगे। देखिए, भाषा अधिगम के लिए कौशलों का प्रयोग एवं अभ्यास अनिवार्य है। भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है। सार्थक परिस्थितियों में ये प्रक्रिया और अधिक प्रभावशाली है। भाषा अधिगम के लिए हमें विशेष परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ता है ताकि अधिगमकर्ता की रुचि भाषा को सीखने में बनी रहे। भाषा अधिगम द्वितीय और तृतीय भाषा के सीखने से संबंध है। जो भाषा अधिगम है वो द्वितीय और तृतीय भाषा के सीखने में से संबंध है। जैसे कि द्वितीय तृतीय हम ये क्या कह रहे हैं, देखो, जो आपकी हिंदी है या कोई भी है भाषा, जैसे कि हमारे देश में भारत में हमारी हिंदी है मान लेते हैं, तो हिंदी तो हम अपने घर से जब हम को स्कूल भी नहीं जाते, अचानक से अपने आप 3-4 साल का बच्चा हुआ वो अपने आप हिंदी बोलने लगता है, तो हमें कोई स्कूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब जैसे कि द्वितीय और तृतीय भाषा है, जैसे कि द्वितीय भाषा हमारी अंग्रेजी है। ठीक है, अंग्रेजी, इसको सीखने के लिए हम अधिगम करते हैं। तृतीय भाषा मान लेते हैं फ्रेंच है। ठीक है, ऐसे हम सोचते हैं फ्रेंच है, तो इसको सीखने के लिए हमें अधिगम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ठीक है, ऐसे। अब देखिए, भाषा अर्जन। जब किसी भाषा को बिना किसी व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली के स्वाभाविक रूप से सीखा जाता है हम लोग, तो वह भाषा अर्जन कहलाता है। जैसे कि हमारी हिंदी भाषा वो हम बिना ही उसके अधिगम के बिना ही स्कूल जा ही सीख लेते हैं। ठीक है, तो भाषा अर्जन की कुछ विशेषता हैं। भाषा अर्जन मानव मस्तिष्क की जन्मजात क्षमता होती है, अपने आप सीख लेते हैं हम लोग। अधिगम करता है किसी भाषा का अर्जन उसके सहज वातावरण से करता है। भाषा अर्जन अचेतन प्रक्रिया है, इसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। भाषा अर्जन यदि परिचित परिस्थितियों में हो तो और अधिक प्रभावशाली होता है। भाषा अर्जन मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा से संबंध रखता है। भाषा शिक्षण की इस विधि में मातृभाषा को मदद से नहीं रखा जाता, प्रत्यक्ष विधि है ये।
भाषा शिक्षण के संदर्भ में एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकारपरक पक्ष पर बल देने का आशय है। भाषा प्रयोग पर बल देना। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व है समाज का। भाषा अर्जित करने में वायस्की ने इस पर सबसे अधिक बल दिया समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर। समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर। अब जैसे कि द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अब देखिए, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से आमतौर पर बच्चे स्व अभिव्यक्त जानते हैं वो लोग कैसे करना। देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ है कि भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। उच्चारण सुधारने का कार्य इन कक्षाओं में करना चाहिए। प्रारंभिक कक्षा में भाषा सीखने के लिए यह कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समृद्ध भाषिक वातावरण। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है महात्मा गांधी का। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है भाषा का प्रयोग सीखना। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? हिंदी भाषा में वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्यघात होता है आंशिक रूप से। भाषा विकास के क्षेत्र को पियाजे द्वारा कम आंका गया है सामाजिक अंतक्रिया। भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता समाज, ठीक है। भाषा अधिगम में प्राय कठिनाई नहीं आती है। मानसिक स्वास्थ्य की भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं दो। लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करने से आशय कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण। पोल भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आता है। इसका संभावित कारण उसमें पढ़ने के प्रति ललक है। कक्षा 6 के बच्चों के लिए कहानी कविता आदि की किताब आदि का चयन करते समय आप किस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें? किताब बच्चों की मनोवैज्ञानिक और भाषिक जरूरत के अनुरूप हों। बच्चे अपनी भाषा में समझाने की कुशलता से लैस होते विद्यालय आने से पूर्व। बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण को अर्जित करता है भाषा के द्वारा। भाषा अर्जन के संबंध में उचित नहीं है भाषा के नियम सीखना, ये बिल्कुल उचित नहीं है। इस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती, मातृभाषा का व्याकरण सीखना। इसे प्राथमिक स्तर पर ऐसे कोई वो नहीं है कि व्याकरण ही सीखें, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है स्वाभाविकता का। इस तरह के परिवेश में बच्चों का विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा। एकल परिवार जहाँ माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण है भाषाई परिवेश। हिंदी की कक्षाओं में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से क्या करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। इस वजह से अब देखिए, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें। साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सीखना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो। यह विचार पूरी तरह से क्या अवैज्ञानिक है। भाषा के संबंध में स्वाभाविक एवं सहज प्रक्रिया है भाषा अर्जन। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है उसे कहते हैं बहुभाषाई कक्षा। क्या कहते हैं? बहुभाषाई कक्षा।